नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिमसेंस। ग्रेविटेशन नाम तो सुना ही होगा। यह वह बल है या फोर्स है जिससे धरती की सतह पर मौजूद सारे पदार्थ धरती की सतह से चिपके हुए हैं। फिर भी हम चल सकते हैं, नदियां बह सकती है, एरोप्लेन्स हवा में उड़ सकते हैं और सूरज की किरणें धरती की सतह से टकराकर वापस जा सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ जाए कि हम चलते फिरते इंसान धरती की केंद्र की ओर खींचने लगे, एरोप्लेन्स हवा से जमीन पर क्रैश हो जाए और नदियों का पानी जमीन के अंदर चला जाए और सूरज से आती हुई रोशनी धरती की सतह से टकराए पर वापस ना जा पाए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारी घटनाएं अर्थ के साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि अर्थ का मास उतना पर्याप्त नहीं है कि इतना ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट कर सके। लेकिन हमारे यूनिवर्स के कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। जब कोई स्टार जिसका मास सन के मास के 3 गुने से ज्यादा होता है और वह स्टार अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होता है, तब उसकी सारी एनर्जी समाप्त हो चुकी होती है। उस तारे का कोर का ग्रेविटेशनल फोर्स उस तारे के सरफेस को अपनी ओर इतनी ताकत के साथ खींचता है कि तारे का सरफेस कोर में जाकर कोलैप्स हो जाता है, जिससे डेड स्टार बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिससे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इसके पास से गुजरने वाले कोई भी पार्टिकल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स जैसे कि लाइट रे तक बाहर नहीं आ पाती हैं। और इन डेड स्टार्स को ही तो हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट रे के वापस नहीं आने के कारण ब्लैक होल के लोकेशन और बाकी सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ब्लैक होल दिखेगा ही नहीं आपको, तो आप उसके बारे में कैसे स्टडी कर पाइएगा, या फिर उसका लोकेशन कैसे जानिएगा कि वो आखिर है कहाँ पे। फिर भी हमारे साइंटिस्ट स्पेशल टेलीस्कोप और ब्लैक होल के पास से गुजरने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट से ब्लैक होल का लोकेशन पता कर पाते हैं। अगर हम ब्लैक होल्स के साइज की बात करें तो इनका साइज एक एटम के साइज के बराबर भी हो सकता है, जबकि इसका मास माउंटेन के मास के बराबर भी हो सकता है। और इनके फॉर्मेशन में के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनका फॉर्मेशन हमारे गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के साथ ही हुआ है। अगर इससे बड़े वाले की बात करें तो उसको हम स्टेलर कहते हैं, जिसका मास हमारे सन के मास के 20 गुने के बराबर या ज़्यादा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टेलर का फॉर्मेशन डेड स्टार से हुआ है। कहने का मतलब कि जब किसी तारे का जीवन समाप्त हो जाता है, तब ब्लैक होल का जीवन का आरंभ होता है। स्टेलर से ज्यादा मास वाले ब्लैक होल्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहते हैं और इनका मास सूरज के मास के 10 लाख गुना से भी ज्यादा या बराबर हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल का फॉर्मेशन हमारे गैलेक्सीज के फॉर्मेशन के साथ ही हुआ है। हर एक गैलेक्सीज के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारे गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है, जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। नाम थोड़ा अजीब है क्योंकि इसका खोज हमारे देश में नहीं हुआ है। इसका खोज हमारे देश में होता तो हम भी इसका नाम कालीचरण या काल भैरव जरूर रखते। ब्लैक होल्स के बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण अगर कोई तारा, डस्ट या पार्टिकल इसके पास से गुजरता है तो ब्लैक होल उसे अपने अंदर खींच लेता है, जिससे ब्लैक होल का साइज कंटिन्यूअसली बढ़ते रहता है। इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपके मन में भी एक सवाल आ रहा हो कि हमारे सन का भी लाइफ 7 to 8 बिलियन ईयर्स बचा हुआ है, तो इसके बाद क्या हमारा सन भी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे सन के पास पर्याप्त मास नहीं है कि एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए। और साथ ही साथ यह भी बता दें कि हमारे सोलर सिस्टम के इतने नज़दीक में कोई भी ब्लैक होल्स नहीं हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम को या हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट को खा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक स्टार है और इसके अभी 7 to 8 मिलियन लाइफ बचे हुए हैं। तो अगर आपके भी मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम या फिर अर्थ का क्या होगा जब सूरज अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में होगा,
इस बात को जानने के लिए आप जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि हम अपनी अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।